ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल और नमस्कार। आज सेम जो लाइव में हम करते हैं वीकली पे कि मार्केट को ओवरऑल देखेंगे कि निफ्टी कैसे कर सकता है और क्या लेवल पे है और कहाँ तक जा सकता है। देखो, पूरा तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट हाँ, एक एंटिसिपेशन लगा सकते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है आने वाले वीक में, जो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हर लाइव वीडियो में। और दूसरा हम बात करेंगे जो स्क्रीनर पे नए स्टॉक्स आए हैं। लास्ट वीक में हम लोगों ने शायद 15 या 16 स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करा था। उसमें से कुछ स्टॉक्स अच्छे थे, कुछ स्टॉक्स अच्छे नहीं थे। और वहाँ पे जब मैं ये बोलता हूँ कि ये फंडामेंटली ठीक नहीं लग रहे, तो टेक्निकली ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आपको अगर वो ठीक लगते हैं तो आप उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अदरवाइज जिनको मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटली थोड़ा बहुत ठीक है, उनको तो आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और जो टेक्निकल हम लोग यूज करते हैं, उसको यूज करके जो है आप लोग ट्रेड ले सकते हो। मेरे से मैं ये नहीं बता पाऊंगा आपको कि कौन सा बाइंग लेवल है, सेलिंग लेवल है, जो कि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से गलत है। बट हाँ, अगर आप टेक्निकली जो मैंने दो तीन इंडिकेटर या जिस तरीके से मैंने बताया कि टेक्निकली कैसे ट्रेड करना चाहिए, अगर वो आप वो करते हो, तो कई सारे स्टॉक में जो 15-16 स्टॉक थे लास्ट वीक में, उनमें से कई सारे में ना टेक्निकली बेसिस पे बाय और बाय का जो है बाइंग लेवल पे थे वो, तो आप उसको ले सकते थे या देख सकते थे। आपको वॉच लिस्ट के हिसाब से अगर वो ठीक स्टॉक है तो आप उसमें इनिशिएट कर सकते थे। बट हाँ, जो मैं बोलता हूँ कि खराब स्टॉक है, खराब इन इन द सेंस ये नहीं कि वो ओवरऑल खराब स्टॉक है। हो सकता है उस क्वार्टर में उसका सही रिजल्ट नहीं आया होगा, हो सकता है अगले क्वार्टर में जाके अच्छा रिजल्ट दे दे, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। बट अगर आप ये देखोगे ना, पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में जो स्टॉक्स हैं, लास्ट क्वार्टर में 30 करीब स्टॉक्स थे, जो अभी वाले जो स्टॉक हैं, तो सिमिलरिटी ज्यादा से ज्यादा 8-10 होंगे या 7-8 स्टॉक होंगे। बाकी सारे स्टॉक नए हैं, तो उन नए स्टॉकों को भी टेक्निकली देखा करो, फंडामेंटली देखा करो। अगर वो ठीक लगता है, देन फिर आप इनिशिएट कर सकते हो। देखो, टेक्निकली मैं कई सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़े कि टेक्निकली हमें पता नहीं चलता किस तरीके से बाय करना है या कहाँ पे एग्जिट करना है। वो देखो, कभी कंफर्म नहीं हो सकता। अगर आपको ये लगता है कि कोई इंडिकेटर है या फिर कोई एक ऐसा सेटअप तो कह सकते हैं कि सेटअप, हाँ, सेटअप पे है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एसएल लेके हम उस पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बट 100% कुछ नहीं होता। अगर 100% के तलाश में हो ना, तो प्रॉब्लम है। अब आप ये सोचोगे कि नहीं, पिछले ईएमए पे ये बाउंस करता था पुराने जब ईएमएस पे, तो इस बार 100% बाउंस करेगा। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। तो वो जो वाली थिंकिंग है ना, उससे थोड़ा दूर रहो। आप ये कर सकते हो कि अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ईएमए पे बाउंस करता है पुराना और अब जाके उसी ईएमए लेवल पे है, तो आप वहां पे 8% लेके रिस्क लेके ले सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क उसको डाइवर्ट करना चाहते हो, तो आप जितना कैपिटल उस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में लगाना चाहते हो ना, उस पे आप 50% लगा लो। अगर आप 50% लगाते हो और आपके फेवर में गया, देन आप 50% ऐड करो। थोड़ा महंगा लोगे आप नेक्स्ट 50% में, बट आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं कभी कभार ऐसा करता हूँ, मुझे जिसमें लगता है कि यार ये स्टॉक ना फंडामेंटली तो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा डाइसी है, यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, नहीं कर सकता। उस केस में क्या करता हूँ, जो मेरा 10% ऑफ कैपिटल उस वाले स्टॉक में मुझे लगाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, 50% कैपिटल उस पर लगाता हूँ, टू सी कि ये बाउंस कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो मेरे फेवर में जाता है, तो नेक्स्ट जो 50% होगा, थोड़ा सा मुझे महंगा मिलेगा, बट एटलीस्ट मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि जो मेरी एनालिसिस है, चाहे मैं फंडामेंटली जो मैंने एनालाइज किया या जो मैंने टेक्निकल एनालाइज किया है ना, उसका वो उसी फेवर में जा रहा है। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो, जो तीनों सेटअप है ना, मैंने एक अलग से वीडियो बना दूंगा लाइव में, तो मैं उसको नहीं इंक्लूड करना चाह रहा था। बट हाँ, एक काम कर सकते हैं, जो तीनों सेटअप मैंने जो पॉडकास्ट वगैरह में बोला हुआ है, उन सेटअप पे ना पुराने कुछ एग्जांपल ढूंढ के ना, तो बीच में एक वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आपको पुराने एग्जाम्पल ही बता पाऊंगा, कि नए में बता नहीं सकते सेवी की वजह से, बट पुराने में बता सकता हूँ कि इस तरीके से जो है आपको पोजीशन दिया जा सकता था और यहाँ पे एग्जिट कर सकते, जैसे लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने किया था। तो एक टेक्निकल स्पेसिफिक एक वीडियो बनाता हूँ, उस पर आप लोग देख लेना, है ना। और एक चीज मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा था, जरूरी नहीं है कि जो तीनों सेटअप मैंने बताए हैं ना, वही तीनों सेटअप पे ही आप टेक्निकली करो। आपको अगर कोई चीज अच्छा लगता है, मैं कुछ स्टॉकों पे, आप लोग भी देखना इसको जाके, मैं कुछ स्टॉकों पे ना एमएससीडी वाला जो इंडिकेटर है, एमएससीडी इंडिकेटर को मैंने टेस्ट कर रहा था।
तो मैंने देखा कि जो एमएसीडी का जो बाइंग वाले क्राइटेरिया है, जब वो फुलफिल करते हैं ना, जो अच्छे स्टॉक हैं, जो जिनके फंडामेंटली अच्छे हैं, आउट ऑफ दिस 2025 जितने भी आ रखे हैं, उसमें से अगर 4-5 स्टॉक जो भी हैं, अगर आप उसको एमएसीडी पे भी देखते हो ना, तो अच्छा काम करता है। और अगर किसी को सुपर ट्रेंड अच्छा लगता है, देखो ये जो सारे स्टॉक आएंगे ना, फंडामेंटली जो बहुत अच्छे स्टॉक होंगे, ये ना सुपर ट्रेंड के ऊपर होंगे। तो आप अगर ये सोचोगे ना, सुपर ट्रेंड में क्या होता है कि बाय सिग्नल कब आता है, जब वो कैंडल को ऊपर क्रॉस करके आता है, तो कभी आपको पूरे क्वार्टर में ना बहुत अच्छे स्टॉकों पे ना सुपर ट्रेंड का मिलेगा नहीं आपको बाइंग लेवल। बट आप ये कर सकते हो कि अगर आप वीकली पे नहीं मिल रहा है, या फिर मान लो डेली वाले पे जो है पूरा क्वार्टर या मतलब हमेशा ऊपर ही रहता है वो स्टॉक, तो आप उसको 4 आवर या 2 आवर्स पे जो है जाके देख सकते हो, क्योंकि 2 आवर्स, 4 आवर्स और 1 आवर पे भी ना वो बाइंग का जो है, जो सुपर ट्रेंड की जो बाइंग की कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे होते हैं। बट वो आपको उस पे नहीं मिलेगा, डेली वाले पे नहीं मिलेगा, वीकली वाले पे नहीं मिलेगा। तो सुपर ट्रेंड अगर कोई यूज करता है ना फॉर दी स्टॉक्स जिनमें फंडामेंटली बहुत अच्छे उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करे और हमेशा से डेली वाले सुपर ट्रेंड के ऊपर रहता है, तब आप उसको क्या करो, आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, 4 आवर्स पे जाके उसको देख सकते हो, या 2 आवर्स पे, या मिनिमम 1 आवर पे देखना कोई भी स्टॉक को ना। ना 15 मिनट्स में देखना है, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है, हम लोग उसको 20 डेज या मिनिमम जो है हम 1 मंथ तक का होल्ड करते हैं। तो आप 15 मिनट्स, 30 मिनट्स उसमें देखें, मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 1 आवर होना चाहिए। तो अगर एक दो कभी मौका मिलेगा सुपर ट्रेंड और एमएससीडी के बारे में, वो टेक्निकल वाला जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होगा, तो किस तरीके से इन स्टॉकों को टेक्निकल बेसिस पे कर सकते हैं, तो उसमें मैं एमएससीडी भी इंक्लूड करता हूँ और सुपर ट्रेंड भी इंक्लूड करेंगे। बड़ा इजी सा इंडिकेटर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेरे पास, सब लोगों का यही है कि टेक्निकली हमें नहीं पता चल रहा। स्टॉक तो आप चूज कर ले रहे हो कि फंडामेंटली आप थोड़ा बहुत जानने लगे हो किस तरीके से देखना चाहिए, आप सिलेक्ट भी कर लेते हो वॉच लिस्ट स्टॉक मेरे ये हैं ये नहीं है, बट आप टेक्निकली सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि टेक्निकली नहीं ले पाते। मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कह लो या इतना टाइम हो गया, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है। पता इन द सेंस 100% नहीं, बट हाँ मुझे ये आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे बाइंग सेलिंग होनी चाहिए, और वहां पे जो है मैं क्या करता हूँ, 8 to 10% जो हमारा क्राइटेरिया है सेल को लेके, मैं इनिशिएट करता हूँ। अगर मेरे फेवर में जाता है तो मैं उसको करता हूँ। तो देखते हैं, अगर टेक्निकल वीडियो तो है, बट आज पहले सबसे पहले निफ्टी के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग जो नए स्टॉक्स आए हैं उनके बारे में। एक स्क्रीनर पे शायद श्रीकांत या किसी का एक सवाल था ट्विटर पे मेरे पास कि आपने उसको चेंज कर दिया, प्योर ट्रस्ट की स्कोर जो है greater than 5 था, वो अभी मैं चेक कर रहा था सुबह सुबह, पर वो greater than equal to 5 ही है। अगर आपको थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होना तो आप 6 से ज्यादा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी है प्योर ट्रस्ट की स्कोर को चेंज कर सकते हो, या फिर बाकी जो पैरामीटर है उसको आप जो है अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज करके देख सकते हो। बट मोटा मोटा जो मैंने देखा है ना, ये जो क्राइटेरिया हम लोगों ने स्क्रीनर पे डाला हुआ है ना, ये डालने के बाद आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स भी अच्छे मिल जाते हैं टू इंटरप्रेट, बिकॉज आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना, जैसे मान लो अगर आप ये कर देते हो कि सेल्स ग्रोथ 15% होना चाहिए या 20% होना चाहिए, या आरओसी मैं 30 के ऊपर वाले स्टॉक देखूंगा, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम होंगे और आपके पास ऑप्शन कम होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 8 to 10 स्टॉक्स होना चाहिए वॉच लिस्ट में। रीजन ये है कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है ना, वो तब बड़ा अच्छा काम करता है जब आप डाइवर्सिफाई होते हो, 8 to 10 स्टॉक में होते हो। आप हर किसी में तो सही नहीं हो सकते हो। तो 8 to 10 स्टॉक्स अगर होते हैं और आपने इक्वली अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया हुआ है, तब जो है क्या होगा, आप एक डिसेंट सा रिटर्न लेके निकल सकते हो। अगर आप लास्ट के 1 ईयर का देखते हो, तो किसी से भी बात करो, सब लोग मोस्टली लॉस में ही है। मार्केट आप के ऑल टाइम हाई पे आ गया है, तब भी सब लोग लॉस पे। तो रीजन यही है कि जिस पे एसएल हिट होना था उनको वो काटते नहीं है टाइम पे। और क्या है कि बड़ा सेंट्रिक वो करते हैं, कोई स्टॉक अगर बड़ा अच्छा लग जाता है उनको, तो उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगा देते हैं। तो मैंने ये देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो लोग मुझे जिनसे मैं डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करता हूँ, उनका पोर्टफोलियो ना डाइवर्सिफाई होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में ना, तब भी वो या तो ब्रेक इवन पे होते हैं या प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आप इस खराब सिचुएशन में अगर ब्रेक इवन पे भी होते हो ना, और एक माइनर लॉस पे होती है पोर्टफोलियो बेसिस में 2 to 3% में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज काफी सारे लोग 20% डाउन है अपने पोर्टफोलियो बेसिस पे ना। तो स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो करना है, ये नहीं कि जो आपको ठीक लग रहा है उसी हिसाब से कर लो, क्योंकि स्ट्रैटेजी पूरा कुछ सोच साच के बनाया गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े से 8 to 10 होने चाहिए, इक्वली बांटो उसको अपने कैपिटल को,
और टेक्निकली अगर आप कर रहे हो किसी एक दो पे कर रहे हो तो आप एसएल जरूर फॉलो करो 8 to 10% वाला। तो सबसे पहले हम चलते हैं उसी के बारे में, निफ्टी के बारे में, देन जो न्यू स्टॉक्स आए उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली अच्छा है या नहीं है, और वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड हो सकते नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में अगर आप इसको वीकली बेसिस पे देखते हो ना, हमने लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे था, और अगर आप ये देखो वीकली लेवल पे ना 10 ईएमए को ये जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन ना बड़ा अच्छा माना जाता है। जब भी आपको लगता है ना किसी ईएमए पे बाउंस हो रहा है विद ग्रीन कैंडल, अगर आप मतलब कायदे से ये अभी जो प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस करना चाहिए। जो मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेके कि ये आने वाले वीक्स में ना ये जो ऑल टाइम हाई जिसके बारे में सब लोग बड़ा कंसर्न है कि ये यहाँ से कहीं नीचे ना आ जाए करके, तो बट मैं थोड़ा सा बुलिश साइड होके ट्रेड करूंगा। और जो स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में अच्छे स्टॉक होंगे ना, मैं थोड़ा सा उसमें बुलिश एंगल देखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है प्रीवियस हाई वाला जो है ना ये रेजिस्टेंस एरिया ये ब्रेक करना चाहिए, बिकॉज कुछ ज्यादा बहुत कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब इकोनॉमिकली आप देख लो या जियो पॉलिटिक्स देख लो। थोड़ा जब ये स्टेबल वाला माहौल होता है ना वो बड़ा सही सिनारियो होता है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। तो अभी अगर कोई ऐसा अजीब सा न्यूज ना आ जाए ट्रम्प की तरफ है या जियो पॉलिटिकल कुछ नहीं आ जाए, तब तो ये हाई जो है प्रीवियस हाई को उसको ब्रेक करना चाहिए इसको, और यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होना चाहिए, फिर हो सकता है आगे जाके ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आए। तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स अच्छे हैं, जो अच्छे से करेक्ट होंगे, फंडामेंटली अच्छा है, तो उनको इस टाइम पे बना सकते हो। अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, 50% ऑफ कैपिटल यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा फुली इन्वेस्टेड हूँ इस टाइम पे, 80% ऑफ कैपिटल अराउंड मेरा मतलब मैंने इनिशिएट कर लिया है, इसी वजह से कि अगर ये प्रीवियस हाई को काटता है और मेरे को 8 to 10% मिलता है तो मैं पोर्टफोलियो बेसिस पे एग्जिट कर लूंगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बट हाँ अगर थोड़ा कम लेना चाहते हैं तो 50-60% कैपिटल से करो। और क्योंकि प्रीवियस हाई के आसपास है, और अगर ये ऐसा लगता है कि स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं हमें लेना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा 70-80 तक खींच लो, बट हाँ 50-60 मिनिमम लगाया जा सकते हैं। मेरा ऐसा व्यू है, बाकी आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेना। और बाकी अगर आप सेक्टर को देखोगे, दो सेक्टर सेक्टर पे अभी भी जो है बात चल रही है, क्योंकि मैं पहले भी बोला था कि ऑटो में थोड़ा सा ना ऑटो के स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक दो स्टॉक को अगर छोड़ दोगे ना। बट हाँ कि लास्ट वीक में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आता है ना तो ऑफ कोर्स जो ऑटो वाला सेक्टर है ना इसमें भी ब्रेकआउट आएगा। तो अगर ये ब्रेकआउट मारता है ना और यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो ऑटो स्टॉक पे फोकस करना है। और काफी सारे स्टॉक जो है ना वो कैपिटल गुड्स के अभी भी आ रहे हैं, और ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है और आपके अगर वॉच लिस्ट के स्टॉक हैं और जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है ना, तो आप उन पे जो है पोजीशंस ले सकते हो, बिकॉज ये अभी ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। अगर आप ये देखते हो शायद आई थिंक अगर प्राइस रेंज देखते हैं तो 5-6% है। अगर इंडेक्स लेवल पे 5-6% है तो कैपिटल गुड्स के स्टॉक में जो अगर अच्छे वाले फंडामेंटली वाले हैं तो कम से कम 10-15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी भी जो है मेरा फेवरेट रहेगा। कैपिटल गुड्स में बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, आईटी से मैं दूर रहूंगा, बैंकिंग से भी दूर रहूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। बट मेरा अभी भी जो बायसनेस है वो टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स पे रहेगा, और ऑटो पे थोड़ा सा रहेगा। मैं एक और कैंडल देखना चाह रहा हूँ ऑटो में, वीकली लेवल पे किस तरह का कैंडल बनता है, यहाँ पे इसको ब्रेक करता है नहीं करता है। अदरवाइज मैं कैपिटल गुड्स पे तो हूँ ही बुलिश करके। बाकी अगर बैंकिंग वगैरह देखोगे तो आउट परफॉर्म तो कर ही रहा है, बट बैंकिंग मेटल ये जो है ना इन सब में मैं वैसे भी मेटल थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मेटल के स्टॉक्स बड़े कम आए हैं इस वाले उसमें हमारे स्क्रीनर पे। बट मेटल को भी थोड़ा सा देख सकते हो। बैंकिंग में वैसे ही आपको कई बार बोल रखा है, बैंकिंग और फाइनेंस से थोड़ा सा मैं दूर हूँ। बट मेरा जो सेक्टर स्पेसिफिक जो मैं स्टॉक्स ढूंढना की कोशिश करूंगा, या फिर मैं अगर थोड़ा सा ना बायस भी रहूंगा, अगर कोई स्टॉक ऑटो से रिलेटेड आएगा स्क्रीनर पे या फिर कैपिटल गुड्स पे आएगा तो उन पे थोड़ा सा और डीप डाइव भी कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि अगर इंडेक्स लेवल पे अच्छा है और अगर स्टॉक ठीक आ रहा है तो हम उसमें पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ये दो सेक्टर मेरे लिए अभी तक है, और अगर कोई नया सेक्टर आएगा तो मैं आपको या तो नेक्स्ट वीक पे बताता हूँ, और अगर ऐसा कुछ होगा तो या टेलीग्राम या ट्विटर वगैरह पे जहाँ पे भी आप लोग कनेक्टेड हो
वहां पे मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्क्रीनर वाले स्टॉक पे। अगर आप इस पे देखते हो, जो नए वाले स्क्रीनर वाले स्टॉक है ना, वो मैं कैसे करता हूँ, आप भी शायद आप लोगों को भी पता ही होगा कि जो हम लोगों ने क्लिक किया होता है पहले, तो वो तो ऐसे थोड़ा सा कम, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा उसकी कलर थोड़ा कम हो जाता है। ये नए वाले जो ऐड हुए ना, थोड़ा सा अलग अलग सा दिख जाता है। तो मैंने इसमें ज्यादा कुछ इसमें खोल के नहीं देखा, मैं अपने ब्राउजर पे देखा होगा मैंने। बट ये जो नए स्टॉक है ना, ये इसी में इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक जो स्टॉक आया सनोफी कंज्यूमर करके, एक ओसवाल पंप है, अटलांटिक इलेक्ट्रिक है, अटलांटा इलेक्ट्रिक सॉरी, पीएलएस है, अजाक्स है, श्रीनगर हाउस। काफी सारे स्टॉक पुराने क्वार्टर में, मतलब लास्ट क्वार्टर में नहीं थे, जो नए दिख रहे हैं इस वाले में। फेम तो चलो लास्ट क्वार्टर में था। आ, ये बी क्वालिटी पावर भी लास्ट क्वार्टर में था, डोम्स भी शायद था, गैब्रियल भी था। ये सारे अच्छे स्टॉक है, इसमें से कुछ स्टॉक अच्छे हैं तो हम उसको एक एक करे करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आप ना इस तरीके से भी बनाया करो कि जैसे मान लो चलो करंट मार्केट प्राइस तो डिफॉल्ट है ये, या फिर आप इसमें डाल सकते हो, बट ये जो रिटर्न्स है ना, ये तीन जरूर ऐड करके रखा करो अपने स्क्रीनर पे। या फिर अगर आप अपना नहीं बनाना चाहते हो ना, अब पता नहीं अब आपके लॉगिन पे अगर इस तरह का, मेरे इस पे जैसे मैंने सेट किया हो, क्या वैसा आता है मुझे नहीं पता, आप लोग चेक कर लेना। अगर नहीं है आपके वाले स्क्रीनर पे जब आप लॉगिन करते हो, तो ये 1 डे रिटर्न, 1 वीक रिटर्न और 1 मंथ का रिटर्न, ये तीनों चीजें ऐड कर लो इसमें। और साथ में एक वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम 1 वीक का, 1 मंथ का और ईयरली वॉल्यूम, ये चार चीजें। और ये तीन चीजें अगर ऑलरेडी आपके वाले स्क्रीनर पे नहीं है ना, आप ऐड करना। ऐड कैसे करोगे? जो एडिट कॉलम है ना, इस पे जाना, और जो सारे है ना इसमें ऑलरेडी, तो वो तो मैंने हटा रखा है, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट आते हैं वो तो आएंगे ही। बाकी मैंने ऐसे ऐड किए, इनके नाम ऐसे ही हैं, रिटर्न ओवर 1 डे, रिटर्न ओवर 1 वीक, है ना, 1 मंथ, फिर वॉल्यूम, वीक का एवरेज वॉल्यूम क्या है, मंथ का क्या है और 1 ईयर का क्या है। ये अगर डाल दोगे तो आपको कैसे इसी तरीके से दिखेगा जैसे अभी दिख रहा है यहाँ पे ना। और ये क्यों करना है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको कोई देखता है ना कोई स्टॉक, जैसे सबसे पहले तो अगर आप इसको शॉर्ट कर देते हो ऐसे, तो आपको 1 डे के रिटर्न में दिख जाएंगे। तो अगर मान लो मार्केट आपको लग रहा है गिर रहा है, या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा निफ्टी लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे मार्केट में मूवमेंट नहीं है, बट आप अगर इसको 1 डे रिटर्न पे शॉर्ट करते हो ना, तो नेक्स्ट वीक जो है ना, इन स्टॉकों पे अगर आप टॉप 5 भी देख लो या टॉप 10 देख लो, और आपका अगर वॉच लिस्ट स्टॉक है ना, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो अच्छे से। अगर मान लो मार्केट बहुत अच्छा था और ये परफॉर्म नहीं करे जो स्टॉक है ना, तो ये थोड़े से, मतलब उनको क्या कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ना कम है। तो इन स्टॉकों में टॉप 10, अगर आप इसको सॉर्ट करने के बाद टॉप 10 स्टॉक देखते हो ना, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है, क्योंकि मार्केट से जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर वैसे थोड़ा सा और कंजर्वेटिव जाना चाहते हो, तो वीकली वाले पे देख सकते हो। वीकली में सॉर्ट कर लो कि वीकली में किसका अच्छा रिटर्न है। अगर मैं इस लास्ट वीक चले गया और मैं देख रहा हूँ कि इन स्टॉकों में ना काफी अच्छा जो है, देखो थायरोकेयर की तो बात होती है हर बार, कोई ना कोई या तो क्वेश्चन पूछ लेता है या जो भी है। अब देखो 12% का रिटर्न है, तो ये जो टॉप के होंगे ना स्टॉक, ये टॉप 5 या टॉप 10, इन पे फोकस कर सकते हो। तो वीकली और 1 वीक का रिटर्न और वीकली रिटर्न, सॉरी, और 1 मंथ का रिटर्न, इनको लगा के रखा करो। इससे आपको क्या पता चलेगा कि मान लो मार्केट उस वीक में क्या हुआ, डाउन था, बट इसमें से अगर आपको कोई दिखता है ना वीक में, ये 4-5 स्टॉक जो है पॉजिटिव थे, मार्केट डाउन होने पे अगर आपके स्टॉक पॉजिटिव हैं, तो उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा माना जाता है। अगर वो वॉच लिस्ट का स्टॉक है, तो और ठीक ठीक लेवल पे मिल रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, उसमें पोजीशन इनिशिएट करते हो। मंथली वाले को अवॉइड कर लेना। मंथली में इसलिए कह रहा हूँ कि मंथली क्या होता है ना, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू के लिए होता है। मैं इसलिए लगा के रखता हूँ, कई स्टॉक जो है मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, 1 डे और 1 वीक का जो है ना, इसको इस तरीके से देखा करो, आपको पता चल जाएगा कि जितने भी स्टॉक हैं आपके स्किनर में, इसमें से स्ट्रेंथ किस में है। तो उनको और ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकली देख के, अगर टेक्निकली अच्छे लेवल पे मिलता है तो उसको देख सकते हो। और वॉल्यूम में भी ऐसे ही देखना है आप लोगों को। ये जो 1 डे का वॉल्यूम आता है ना, अगर आपको दिखता है किसी में ना कि जो वीकली एवरेज वॉल्यूम है उससे, उसके आसपास एक दिन में वॉल्यूम आ रहा है, या फिर मंथ के आसपास जो एक दिन में वॉल्यूम आ रहा है ना, वो सारे स्टॉक जो हैं वो वॉल्यूम वाइज भी बड़े अच्छे माने जाएंगे। तो दो चीजें अगर आप इनको ट्रैक कर लो, ठीक है, आपने मान लो फंडामेंटली करके आपने वॉच लिस्ट में किया हुआ है, अगर
उसके बाद आप ये ट्रैक करते हो कि रिटर्न के बेसिस पे कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मार्केट को, और दूसरा क्या कि वॉल्यूम में देखा करो स्ट्रेंथ कितनी है। अब किसी पूरे मंथ का या ईयर के वॉल्यूम से अगर आपका डेली वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो उन स्टॉकों पे ध्यान रखना है ना। तो अगर आप देखो थायरो केयर देख लो, चाहे इसको भी देख लो, अब 1 ईयर का वॉल्यूम है 83,319, बट इसमें 1 डे का जो वॉल्यूम आ रहा है 1,92,000 करीब आ रहा है। तो इसका मतलब उस तरह के स्टॉक में ना कुछ हो रहा है। ऊपर से क्या हो रहे हैं, ये पॉजिटिवली क्लोज हो रहे हैं, 1 डे पे बेसिस पे पॉजिटिवली क्लोज हैं, वीकली बेसिस पे जो है पॉजिटिव है, साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है ना। तो उस तरह के स्टॉक जो है आपके वॉच लिस्ट में या फिर ट्रैक करने के लिए होने चाहिए। तो इसलिए इनको चीजों को लगा के रखा करो। ये तो बाय डिफॉल्ट है, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ क्या हुआ, ये जो हम बात करते हैं उसी के बारे में है। अब इन स्टॉकों को एक एक करके देख लेते हैं। थायरो केयर हमने पहले देखा हुआ है, अब फेम इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। देखो ओवरऑल अगर मैं बिना देखे ही बोल रहा हूँ कि फेम इंडस्ट्रीज ना फंडामेंटली ठीक है स्टॉक। मैंने अभी एनालिसिस इसको ऐसे नहीं किया, अगर आप टेक्निकली देखते हो और इसको फंडामेंटली देखते हो ना, ठीक स्टॉक है, वॉच लिस्ट का स्टॉक है। शर्त यही है इसमें बस कि इसके पीछे नहीं भागना है कि ये बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, तो आप क्या करो कि आपको पोजीशन इनिशिएट करना है तो किसी ना किसी तरीके से क्या कि मैं ले लेता हूँ, टॉप पे ले लेता हूँ, हाई पे लेता हूँ, बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर ईएमए लेवल पे मिलता है तब जाके आप इस पे देख सकते हो। मैं बिना देखे पहले से ही बोल रहा हूँ, फेम इंडस्ट्रीज जो है वो फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है। लास्ट क्वार्टर मुझे याद नहीं था या नहीं था, बट फंडामेंटली अच्छा है, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इसको। बट बाकी फिर भी थोड़ा सा डीप डाइव करके देख लेते हैं कि क्या है। अब किसी किसी को, अच्छा कुछ लोगों का सवाल ये था कि क्वार्टरली क्यू ऑन क्यू सेल्स और ये प्रॉफिट अगर आपको ये नहीं मिलता ना, मैंने वो उसमें डाला हुआ है पोस्ट में, आप पोस्ट में जाके चेक कर लेना, ये सारे कैसे डालने हैं ना यहाँ पे वो देख लेना। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो है ठीक है, ग्रोथ है इसमें, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, वाई वाई भी जो है मतलब अगर देखोगे 16.8% सेल्स पे है, इसमें 26.9 है। और मार्जिन जो है अगर आप देखोगे ओपीएम लास्ट क्वार्टर का 13.8 है और प्रीवियस क्वार्टर का, इसमें देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विच इज गुड थिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्स करके देखते हैं। अगर आप मैक्स करके देखोगे तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो मैं मुझे याद था इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, तभी इसका जो टेक्निकल देखते हो ना वो इस तरह का है, बट ये इतने टॉप पे है कि अभी लेना सही नहीं है। तो टेक्निकली अगर वो ठीक जब आएगा अपने कंडीशन पे तब जाके इस पे इनिशिएट करते हैं। तो टेक्निकली अच्छा है, ऊपर ऊपर से ओवरऑल अच्छा लग रहा है। और अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। अगर आप ये देखते हो ना, तो हाईएस्ट है जो हमारा क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, मार्जिन स्टेबल है, 13-14 के रेंज में रहता है ये हमेशा। और प्रॉफिट आके देखते हो तो प्रॉफिट जो भी वो भी हाईएस्ट है, अगर पुराने देखोगे ना तो भी इन सब में हाईएस्ट है। तो एक क्राइटेरिया जो क्वार्टरली बेसिस के जो तीनों क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप एनुअल भी देखते हो, मुझे आई रिमेम्बर दीज नंबर्स, तो ये सही है नंबर्स, सेल्स भी अच्छा है इसका, मार्जिन भी स्टेबल है, हाईएस्ट है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो भी हाईएस्ट है। तो एनुअल बेसिस पे भी ये जो है सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। बोरोइंग्स बहुत माइनर सा है कंपेयर टू इट्स एनुअल सेल्स, अगर आप देखते हो तो कम है तो चलेगा ये। और उसके बाद कैश फ्लोज पॉजिटिव है, सिर्फ इस क्वार्टर का नहीं, अगर आप हमेशा से देखते हो ना तो इसका जो है पॉजिटिव है। तो कुछ कंपनीज में आप देखोगे ना, कभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश मतलब वैल्यू होता है वो किसी में नेगेटिव हो जाता है, किसी में पॉजिटिव हो जाता है, बट अगर किसी में स्टेबल दिखता है आपको कि हर हर क्वार्टर में जो है ना ये पॉजिटिव ही रहता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा साइन है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसके बाद आप प्रोमोटर देख लो। प्रोमोटर में थोड़ा सा हुआ है, बट प्रोमोटर में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब अगर प्रोमोटर होल्डिंग कम होता है, 58.96 से 54.51 हो रहा है, तो और वो वाला जो वैल्यू है ना, जितना भी परसेंटेज कम हुआ है प्रोमोटर का, अगर आप देखते हो मोटा मोटा जो है उन्होंने एफआईआई डीआई ने ले लिया है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन किसी स्टॉक में आता है कि फंडामेंटली जो है, सॉरी फंडामेंटली प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है अगर वो कम हुआ है, और जो होल्डिंग जितना कम हुआ है और एफआईआई और डीआईए ने ले लिया है, तो उस तरह के स्टॉक को अच्छा माना जाएगा। थोड़ा बहुत पब्लिक में बढ़ा है, बट मोस्टली जो है ना वो किस में लिया है, किन्होंने लिया है, एफआईआई ने लिया है और डीआईए ने लिया है। तो अब सारी क्राइटेरिया, जितने भी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं मोटा मोटा लेवल पे, हम विदाउट डूइंग एनी फर्दर डीप डाइव, तो वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो वॉच लिस्ट का स्टॉक ही हो सकता है। बट हाँ टेक्निकली देख के लेना है
कि देखो, अगर मैं वैसे मोटा मोटा इसी को ही देख लूं, अगर मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं इस पे तो नहीं लेने की कोशिश करूंगा। अगर ये प्रीवियस हाई पे आया नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ना एक बार बाउंस करके जा चुका है। यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई कितने पे था? 1700 के आस 1720 के आसपास था, तो यहाँ पे आया था। देखो, मैं इस वाले स्ट्रेटेजी के लिए आपको बोलता हूँ ना। चलो, ये इस क्वार्टर में था, लास्ट क्वार्टर में था, मुझे याद नहीं, देख लेना एक बार। बट अगर आप यहाँ पे लाइन खींचते हो ना, देखो बाउंस भी वहीं से हुआ है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है हमारे टेक्निकल की, प्रीवियस के हाई के आसपास आना चाहिए, तब अगर वो वहां से बाउंस होता तो अच्छा रिटर्न देगा। तो यहाँ से देखो अच्छा रिटर्न दे रहा है। बट अब क्या है कि अब या तो इस वाले लेवल पे आए जाके, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। इस तरह के स्टॉक में क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग जो होता है ना, उस पे आप ये मैं कर सकते हो कि कहाँ पे बाउंस करता है, 20 पे कर रहा है, 30 पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है। जब वो आएगा तो वहां पे जो है 10% का रिस्क लेके ले सकते हैं। तो ये तो हो गया फेम। इसके बाद डॉम्स भी पहले भी आए हुआ है स्टॉक, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है, हो सकता है कि सीजनलिटी हो, एक बार चेक कर लेंगे इसको। बट वाई ओ वाई बेसिस पे अच्छा ग्रोथ है। मार्जिन जो है स्टेबल है, 17.5 17.6। सबसे पहले अगर आप वैसे देखते हो ना, इसमें मूवमेंट नहीं होता। मुझे डॉम्स में सिर्फ इसी चीज का कंसर्न होता है, चाहे रिजल्ट भी अच्छा डिक्लेयर करे ना, ये फ्लैट ही रहता है ऐसे। मतलब रिजल्ट भी अच्छा आ गया तो पूरा पूरा क्वार्टर आप देखो, नवंबर से लेके अभी तक देख लो, इसी रेंज में ही है। और ये कई बार स्क्रीनर पे आ चुका है, अगर पुराना आप देखोगे ना, कई बार आ चुका है। बट इसमें ना मूवमेंट्स नहीं होती हैं, होने के बाद भी। तो इस तरह के स्टॉक को भी अवॉइड करा करो। इसलिए मैं कहता हूँ ना, टेक्निकली होराइजन बड़ा करके देखा करो। कि अभी तो हम मैक्स पे देखेंगे कि रिजल्ट तो अच्छा आता है, स्क्रीनर पे भी आता है, ऐसे फ्लैट वाले जो स्टॉक है ना, थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। अब मैक्स करके देख लो, ये भी देख लो, इसमें पूरा फ्लैट है। तो अगर मैं इसका फंडामेंटल नहीं भी देखता हूँ ना, मुझे टेक्निकली ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है ब्रेकआउट के बाद अच्छा हो जाए, अगर ये मान लो 3000 को ब्रेक करता है, उसके बाद फिर ट्रेंडिंग होने लगे, वो अलग बात है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अब आप इतना या तो वेट कर सकते हो। बट ये वाला टेक्निकल इस तरह का ना, क्योंकि 24 के आसपास के वहीं पे ही घूम रहा है ये पूरा, तो इस तरह के मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। अगर ये इस तरह का इस वाले रेंज में होता है ना, अप्रैल 24 से लेके अक्टूबर 24 तक यहाँ कहीं हम लोग होते, तो इस तरह के फिर भी ट्रेंडिंग स्टॉक माना जाता है। बट ये थोड़ा सा मैं इस तरह के टेक्निकल सेटअप को अवॉइड करता हूँ। और अगर आप नीचे आते हो, देखते हो, क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट है। बट इसमें सीजनलिटी तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सितंबर का क्वार्टर हमेशा से जून से अच्छा होता है, बट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। मे बी इसी वजह से ये फ्लैट रहता है। क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं, सीजनलिटी तो नहीं है इसमें। क्यू ऑन क्यू ग्रोथ ठीक नहीं है इसका। ओपीएम 18% पे है। फिर अगर आप नेट प्रॉफिट पे आते हो तो हाईएस्ट है शायद, हाँ हाईएस्ट है। और एनुअल पे देख लो, हाईएस्ट है एंड 18%। फिर नेट प्रॉफिट भी 214 है, तो भी हाईएस्ट है। दोनों फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया। बोरोइंग्स देखते हैं एक बार, 161 है। और इसका 10% से कम है एनुअल सेल्स वैल्यू के, तो चलेगा ये। और डेट इक्विटी तो हम पहले ही स्क्रीनर पे डाल के चलते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो चलेगा ये। कैश फ्लोज पॉजिटिव है, पिछले वाले में भी था। और अगर आप आते हो, एफ आई आई डी आई ए भी होल्ड करते हैं। मुझे लगता है ये जो जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि देखो प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहे, मतलब ऐसा कोई ड्रास्टिक सेल नहीं है। और एफ आई आई वगैरह भी कई सालों से होल्ड कर रहे हैं, है ना, डी आई ए भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये सब लोगों का इतना लॉन्ग टर्म, क्योंकि इन सब का होराइजन बड़ा होता है, हम तो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। तो अगर इन सब का है ना, तो ये मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं सब लोग, जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे डी आई एफ आई है। ये ब्रेकआउट होगा ना, उसके बाद हो सकता है ये ट्रेंडिंग हो जाए। तो मे बी उसी रीजन से ना ये सब लोग होल्ड करके बैठे हैं। तो अगर होगा तो हम उस सिचुएशन को, हम लोगों को टाइमिंग करना है, ना कि हम इनकी तरह लेके बैठे हैं अभी 1 1.5 साल तक कि कब ब्रेकआउट होगा करके। ये 6 महीने में होगा, ये किसी को पता नहीं कब होगा ब्रेकआउट। तो मुझे फंडामेंटली बाय नंबर्स ये ठीक है। बट ये टेक्निकल पैरामीटर्स की वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। बट हाँ, अगर आपको किसी को लगता है कि ठीक लग रहा है, फंडामेंटली अच्छा है, थोड़ा सा आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप देख सकते हो इसको। थर्ड है अजाक्स इंजीनियरिंग, इसको भी देख लेते हैं। काफी अच्छा लास्ट डे पे 8% का ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो कम है। मुझे लग रहा है वही उसी का सीन होगा इसमें। क्या कहते हैं इसको, सीजनैलिटी हो सकता है, क्योंकि सेल्स वाई ओ वाई जो है वो ज़्यादा अच्छा है, उसको बाद देख लेंगे।
और इसमें मार्जिन भी गिरा है, तो हमारे एक क्राइटेरिया है कि मार्जिन गिरना नहीं चाहिए। अगर इसको मैक्स करके देखते हैं, देखो टेक्निकली वैसे ही अच्छा नहीं, देखो बिल्कुल वहां से जाके बाउंस हो रहा है जहाँ पे ये शायद पहले लिस्ट हुआ होगा, लिस्ट प्राइस है, पता नहीं, ये इसमें नहीं पता चलता अच्छे से, बट वहां से जाके बाउंस हुआ, बट टेक्निकली अच्छा नहीं है, तो इसको तो मैं अवॉइड करूंगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब इसमें सीजनैलिटी तो है, क्योंकि आप देखो जून से कम नंबर आया था, इस क्वार्टर में कम नंबर आया है, और प्रीवियसली अगर आप देखोगे ना जून से कम आता है, और डेटा है नहीं जो हम देख सकें, बट हाँ इनके कहीं फाइलिंग्स वगैरह में दिख सकता है आपको। जब भी इस तरह का सिचुएशन हो कि सितंबर जून से कम है, पिछले भी सितंबर जून से कम था, एक क्वार्टर और अगर हमें दिख जाता, तो उस तरह के स्टॉक को हम सीजनली इंपैक्टेड कंपनी मान जाते हैं। और दूसरा एक चीज क्या है, इसमें मार्जिन में 3% का ड्रॉप है, और 3% वैसे देखो 13-15 रहता था, 3% बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लो ये अभी होता 25% का ऑपरेटिंग मार्जिन, और अभी 10 है, तो वो सॉरी 25% का है, उसमें 3 गिर के 22 होगा, फिर भी उसको देख सकते हैं। पर 13 से अगर 10% हो जाता है ना, वो कंसर्न वाला पॉइंट है। तो मार्जिन बेसिस पे ठीक नहीं है। और प्रॉफिट ऑब्वियसली हाईएस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सीजनैलिटी हो सकता है, क्योंकि पुराना नहीं है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता इसमें। और अगर आप एनुअल बेसिस पे देखते हो तो हाईएस्ट है, और ओपीएम 1650 एनुअल बेसिस पे तो इनके ठीक है, और प्रॉफिट भी देखोगे तो हाईएस्ट है, तो बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट भाग्य 8%, क्योंकि बड़ा लो लेवल पे था, और बहुत खराब रिजल्ट भी नहीं, इस वजह से मैं भी भागा होगा। हाँ, कि किसी को अगर रिस्क लेना है तो देख लेना, प्रीवियस हाई तक ये जा सकता है अगर इस तरह के रन देता है, बट हाँ देख के लेना है कि कहाँ पे टेक्निकली वो ठीक लग रहा है, या किसी तरह का एमएससीडी का क्रॉस आ रहा है, या फिर आप देख लो सुपर ट्रेंड को क्रॉस मार रहा है डेली बेसिस पे, तो उस केसेस में जो है थोड़ा सा कम कैपिटल के साथ ना रिस्क ले सकते हैं, कहाँ तक, प्रीवियस हाई तक का, तो वो भी देखा जाता है, बट टेक्निकली मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बीएलएस। ये पहले साल भर पहले बड़ा अच्छा स्टॉक हुआ करता था अपना, बट अभी तो नहीं है। तो अभी अगर आप ये देखोगे ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इसका रिजल्ट ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, 2 to 3%। और अगर आप वाई वाई देखते हो तो ठीक है ये। फिर आप टेक्निकली देखते हैं इसको क्या है। अब रिजल्ट अच्छा भी होता है तो फ्लैट पड़ा हुआ 2024 से, तो देखते हैं क्या है। बट हाँ एक चीज बड़ी सही दिख रही है इसमें कि इतना बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे, या तो कोई ब्लॉक डील होगा, वो देख सकते हैं या नहीं है। बट हाँ ये वाला जो उसका प्रीवियस लो भी था ना, उसको भी काट दिया है, बट यहाँ पे इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो देखते हैं फंडामेंटली अगर अच्छा होगा तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आप आते हो सेल्स पे, तो हाईएस्ट है, बट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां तो दिखा रहा था डाउन है। नहीं, डाउन नहीं है, 2 to 3% है, ठीक है। तो सेल्स हाईएस्ट है, मार्जिन स्टेबल है, और प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। इसमें पुराना मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। 186 एनुअल लेवल पे भी ठीक है, हाईएस्ट है। मार्जिन अच्छा डिसेंट 30% मार्जिन है, और नेट प्रॉफिट भी ठीक है। और अगर आप बोरोइंग्स देखते हो, बोरोइंग्स का कंसर्न होता है, हो सकता है 404, ये ज़्यादा है, 20% के आसपास है, क्योंकि 2193 करोड़ का सेल्स है, तो बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा है, बट 20% के आसपास मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोरोइंग्स। और कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं इसमें, एफ आई आई डी आई ये भी होल्ड कर रहे हैं सब लोग। एफ आई आई का थोड़ा सा कम हुआ, मैं मोस्टली एफ आई आई का ना जब कम हो जाता है, मैं उस तरह के, मतलब अगर बहुत थोड़ा बहुत माइनर हुआ तो चलेगा, बट आई थिंक अराउंड 2% के करीब निकल गए हैं ये। पर डी आई आई जो है वो होल्ड कर रहा है, और पब्लिक के पास भी 19 पॉइंट मतलब हल्का सा बढ़ा है, हो सकता है ये जो एफ आई आई ने सेल किया है ना, वो इनमें से किसी ने लिया होगा। तो फंडामेंटली कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे, क्योंकि पहले भी देखो 493 से 495 हुआ है, 483, तो बहुत ज्यादा क्वार्टरली ग्रोथ नहीं होता है, बट हाँ वाई वाई बेसिस पे ग्रोथ है, और क्राइटेरिया सारे फुलफिल कर रहा है। सिर्फ मुझे टेक्निकली थोड़ा सा कंसर्न है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज आपको बताता हूँ, इसको ट्रैक करना। ये वाला जो लेवल है ना जहाँ पे इसने कंसोलिडेट अच्छा किया हुआ है, अगर आप 13 मार्च 25 से लेके यहाँ तक देखोगे ना, ये 400 वाले लेवल पे ना, ये यहीं पे जाता है, आ जाता है। इसको ट्रैक करके रखना है अपने वॉच लिस्ट में, क्योंकि फंडामेंटली ठीक लग रहा है। अगर 400 के ऊपर जाके ये थोड़ा सा ट्रेड करता है ना, तो 500 के लिए इसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि
ये अगर यहाँ पे काटता है और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, फिर ये प्रीवियस हाई तक जा सकता है बोलना, कोई रिकमेंडेशन मत मानना इस चीज को। इस वाले रेंज को काटने पे थोड़ी पॉसिबिलिटीज है, ऊपर की तरफ से जा सकता है ये। अभी एक और स्टॉक है सनोफी। सनोफी में देख लेते हैं, ये क्वार्टरली हमेशा कम ही डिक्लेयर करता है, बट थोड़ा सा ना इसमें मूवमेंट कम होती है, पहले मैं जानता हूँ इस स्टॉक के बारे में। क्वार्टरली सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ है, नहीं क्वार्टरली नहीं है, वाई वाई अच्छा ग्रोथ है। और इसको मैक्स करके देखते हैं, तो अब ये टेक्निकली मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं तो नहीं इसको कोशिश करूंगा रखने की, बट आप लोग देख सकते हो। बट फंडामेंटली एक बार देख लेते हैं क्या है। बड़ा डाइसी सा मामला है, 210 भी था पहले, 222 भी था, तो ये हाईएस्ट तो है नहीं, है ना। और नहीं, हाईएस्ट है, सॉरी, 234 है, हाईएस्ट है। और ओपीएम मार्जिन 36 है, प्रॉफिट 63 है, वो भी वैसे देखा जाए तो पहले भी कभी हुआ करता है। तो इस तरह के जो स्टॉक है ना, 220 मार्च में था, फिर अभी जाके सितंबर में 234 हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ ड्रास्टिक ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए इसको मैं तो अवॉइड करूंगा, बट आप लोग देख लेना जैसे भी है। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, सेल्स के नंबर भी बड़े कम है इसमें। अम, और मार्जिन ठीक है, कम इन द सेंस नंबर्स पुराने ईयर्स के कम है, इसमें हो सकता है इन्होंने कहीं फाइलिंग में डाला हो। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, और आप बोरोइंग देखते हो तो ठीक है, अंडर थ्रेशोल्ड है। प्रॉफिट ये पॉजिटिव, डेटा भी बड़ा कम है, तो इस तरह को मैं तो अवॉइड करूंगा, टेक्निकली मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। सनोफी कंज्यूमर है, इसको ना टेक्निकली मुझे ठीक लग रहा है, और फंडामेंटली इतने नंबर भी नहीं है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद दो और हैं शायद, एक है कैंपस एक्टिवेयर, ये देख लेते हैं क्या है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डाउन है, बट सेल्स ठीक है। वाई ओ वाई सेल्स 16% है, प्रॉफिट पता नहीं क्यों इतना बढ़ गया, जाके देख के पता चलेगा। मैक्स वाले पे मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये टेक्निकली पुराने मतलब 2022 वाले लेवल पे पड़ा हुआ है। अगर मान लो ऐसा कभी होता है कि इसी रिजल्ट के बाद ना ये वाला जो रेंज है, ये 350 का रेंज है, अगर 350 के रेंज को ये ब्रेक करता है ना, हो सकता है 600 के आसपास जाए, और कुछ नहीं है, टेक्निकली तो वीक है ये। दूसरा, अगर आप रिजल्ट्स भी देखते हो तो पहले भी 466 ऐसे कुछ हुआ करता था, अभी 387 है, तो हाईएस्ट तो है नहीं। और सीजनैलिटी भी मुझे नहीं लग रहा है, अभी कम भी हो जाता है, सीजनैलिटी थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि 354 से 359, जून में 339 से 333 हो रहा है, सीजनैलिटी हो सकता है, बट प्रीवियसली पहले 466 हुआ करता था 2022 में। तो इस तरह का वैसे अब टेक्निकली ठीक नहीं है, और फंडामेंटली भी मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। वाई वाई आप डाल के रखते हो तो वाई वाई बहुत अच्छा दिखता है, कि देखो सेल्स बढ़ गया है ना। और मार्जिन भी 14 से 13 हुआ है, तो चलेगा, मार्जिन बेसिस पे तो ठीक है। नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट नहीं है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं हम कैंपस एक्टिवेयर करके। और टेक्निकली वैसे देख लो, काफी सालों से 23 से लेकर अभी उसी वाले लेवल पे है। फंडामेंटली तो अच्छा नहीं बोलूंगा मैं उसको, बट वाई वाई की वजह से ना वो हमारे उसमें आ रखा है स्क्रीनर पे। एमएसटीसी भी देख लेते हैं, इसमें 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, और सेल्स ठीक है, मैक्स करके देख लो। टेक्निकली फिर भी ठीक नहीं है, ट्रेंडिंग स्टॉक होता है इस तरह का तो अलग बात थी, टेक्निकली अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हम एक बार फंडामेंटली देखेंगे इसको। कोई ट्रेंड ही नहीं है इसमें, है ना, तो इसलिए इसको अवॉइड करो। और नेट प्रॉफिट में भी नहीं है, तो आगे बढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, एमएसटीसी हो गया। अब आ जाओ श्रीनगर हाउस ऑफ मंगल सूत्र लिमिटेड, गोल्ड से रिलेटेड है क्या ये? 20, हाँ गोल्ड से रिलेटेड है, मे बी की वजह से होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 59%, प्रॉफिट डाउन। वाई वाई ठीक दिख रहा है, ज्यादा है नहीं, बट हाई ट्रेंडिंग है। और एक चीज और देख लो, अगर आप इसको टेक्निकली देखते हो, कम डेटा है यहाँ पे। अक्टूबर में जो है ना, 211 था, दो बार बाउंस मारा है इसने, यहाँ पे एक बार बाउंस मारा, देखो यहाँ पे, अगर आप ये इस पे लाइन खींचते हो तो यहाँ पे एक बाउंस मारा, तो यहीं पे आके दोबारा रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज ए गुड साइन। टेक्निकली ठीक है ये, बट कम डेटा है। अब इस पे देखो तो सितंबर का पिछले बार तो ज्यादा था, इस बार भी ज्यादा है, बट हाईएस्ट भी है, ठीक है सीजनलिटी। बट हाँ, ये कंसर्न है,
12% से 6% हो गया, बट ये कंसर्न इसलिए नहीं माना जाएगा, पुराना देखोगे 9, 6, 7 ऐसे कुछ होता है, इस क्वार्टर में किसी वजह से 12% था, तो ये मैं ठीक मानूंगा। अगर 6 to 8 के रेंज में रहेगा ना तो ठीक है। ये वन ऑफ हो सकता है कि किसी एक क्वार्टर में जबरदस्ती बढ़ गया, किसी वजह से मार्जिन ने कोई वन टाइम कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं तो उसकी वजह से हो। बट अगर पुराना देखते हो 6, 7, 9 के रेंज में है तो ये 6% चलेगा। दूसरा, अगर आप एनुअल आते हो तो 1400 हाईएस्ट है, प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। अब ये देखो इसमें ओपीएम किस रेंज में रहता है, 5 to 6% के रेंज में रहता है, इसलिए मैं ऊपर कह रहा था हो सकता है किसी एक क्वार्टर में ना इसी वजह से 12% हो रखा हो। उसके बाद बोरोइंग्स 185 है, जो छोटी कंपनीज, कितने मार्केट कैप है इसकी, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है। और इसमें सेल कितनी है उनकी, 1430, मतलब 10, 12%, 13% या 15% के आसपास है, चलेगा क्योंकि न्यू कंपनी है ये, लुकिंग एट अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर्स, तो ठीक कर सकते हैं इसको कंसिडर। इस तरह के कंपनी में इस तरह की बोरोइंग्स को 15 to 18% तक जा सकते हो। किसी इस्टेब्लिश्ड कंपनी में, पुराना कंपनी है 10 साल से काम कर रहा है, उसमें 10% से ऊपर अवॉइड करा करो, पर इस तरह के में चलेगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, छोटी कंपनीज में हो सकता है, कैन बी मैनेजेबल। और दूसरा, एफ आई आई डी आई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं जो इसमें पता नहीं चलेगा, बट गुड थिंग ये है कि एफ आई डी आई दोनों होल्ड कर रहे हैं और 70 के ऊपर प्रमोटर के पास होल्डिंग है, तो इसको वॉच लिस्ट में रखो, थोड़ा सा ट्रैक करना कि इस वाले लेवल को जो है ना 200 कितना 210 के आसपास के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर रिस्पेक्ट अच्छे से करता है तो प्रीवियस आई या फिर उसके ऊपर भी जा सकता है। हर बंदे आजकल गोल्ड वोल्ड की बात कर रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव चीजें हैं ही हैं। और एक स्टॉक है लास्ट बचा है, किंगफा टेक्नोलॉजी, आईटी से ही है रिलेटेड, या कैपिटल कैपिटल गुड से, सॉरी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं है, बट अगर आप वाई वाई देखते हो तब भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इसी तरह का रहता हो, नीचे जाके पता चलेगा। मार्जिन 12.5-13 है, चलेगा ये। अब इसको मैक्स करके देखो, अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये नहीं कि मैंने इसके फंडामेंटल देख लिया सब कुछ। अगर आप ये देखे हो ना तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, हो सकता है ये प्रीवियस आई के आसपास आए या फिर किसी ये में लेवल पे बाउंस कर सकता है टेक्निकली। और अगर आप नीचे आते हो तो अब देखो इनके क्वार्टर में ना, ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ होता है ना बहुत ज्यादा होता नहीं है, मतलब जून वर्सेस सितंबर में, इसमें भी देखो 16 से 18 हुआ, सिर्फ 2 करोड़ का, तो 62 से 66 हो रहा है। बट अगर आप वाई वाई देखते हो इसमें, एक चीज जो मुझे दिख रहा है इसके नंबर को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये ना ग्रोथ देता है बट कांस्टेंट ग्रोथ देता है, 10-12%। देखो दो कंपनी है, मान लो एक कंपनी को ये क्वार्टर में 20% का ग्रोथ देता है, एक में जाके 10 देता है, एक में 5 देता है, कभी 30 देता है, ऐसे है। एक कोई स्टॉक है जो एवरी एवरी क्वार्टर ना 10% का ग्रोथ देता है, वाई वाई, तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा कंपेयर टू कोई कंपनी जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कभी 30% सेल्स बढ़ जाता है, कभी 20% बढ़ जाता है, बट इसको नंबर्स को देख के लग रहा है कि एक स्टैग्नेंट टाइप का ग्रोथ होता है इसमें, तो इसको इसी वजह से ना ये इस तरह का ट्रेंडिंग स्टॉक है। और अगर आप देखते हो एनुअल लेवल पे भी अच्छा है और मार्जिन्स ठीक है, ये भी हाईएस्ट है, एनुअल सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। बोरोइंग्स 19 करोड़ से, लुकिंग एट इट्स एनुअल सेल्स तो बहुत माइनर सा है, चलेगा। पॉजिटिव है कैश फ्लोज लास्ट के 4 क्वार्टरों से। प्रोमोटर होल्डिंग जो कम हुआ है ना, अब इसमें पूरा का पूरा जो है किसने ले लिया है, डीआईए ने लिया है, एफआईए ने हल्का सा बढ़ा है, तो दिस इज अ गुड साइन। डीआईए भी अच्छा माना जाता है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, कैश फ्लोज ठीक है, बैलेंस शीट डेट लेवल पे ठीक है, और एनुअल और क्वार्टरली नंबर्स ठीक है, तो वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, टेक्निकली तुम दो चीजें देख सकते हो कि किस वाले ईएमए पे बाउंस करता है, वीकली और डेली दोनों देखना है। और या फिर अगर ये प्रीवियस हाई पे आ जाता है तो वेरी मतलब गुड लेवल टू एंटर। अगर ये क्या रेंज है, 3500 के आसपास का, 3600 के आसपास का, 3700 या 3800 के रेंज में आता है ना, कभी अभी नहीं आया, मान लो कोई ऐसा न्यूज आ गया, कुछ हो गया, मार्केट बहुत ज्यादा गिरने लग गए और ये तुमको कभी मिलता है यहाँ इस वाले 3700 3800 के लेवल पे ना, तो अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। और अभी के तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी अगर वीकली वाले पे किसी पे या डेली वाले पे किसी ये में बाउंस पे दिख जाए तो अलग है,
बट थोड़ा सा लॉन्गर टर्म अगर आप पेशेंस के साथ बैठ जाते हो, इस लेवल पे मिलता है ना, तब हम उसको ले सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स न्यू स्टॉक्स थे, सबके बारे में मैंने बता दिया है मोस्टली। टोटल 25 स्टॉक हैं। अगर आप पिछले और इस वाले को आप लोग करते हो, पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बोला है और आज वाले जिनका मुझे थोड़ा टेक्निकली ठीक लग रहा है, अगर आप इनको देखते हो सारे, कंपाइल करते हो दोनों वीडियोस में, तो मोटा मोटा 6 स्टॉक्स जो है ना, 6 to 7 स्टॉक जो है ना, अपने वॉच लिस्ट के स्टॉक हैं, जिनको आप ट्रैक कर सकते हो। और दूसरा मैंने दो चीजें और बोली हैं, एक तो आप ये वन डे रिटर्न, वीकली रिटर्न, और इन दोनों को देखा करो, बिकॉज हमारा जो होल्डिंग होराइजन है वो 30 डेज या 45 डेज होता है, तो इसलिए मंथली देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम को भी इंटरप्रेट करा करो कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनका मंथली एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है डेली बेसिस पे, या वीकली वाले जो उनका एवरेज वॉल्यूम है उससे ज्यादा आ रहा है। तो उस तरह के स्टॉक को ना थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो। मान लो उनके फंडामेंटली अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, तब भी जो है अगर इस तरह के आपको दिखता है ना कि वॉल्यूम लेवल भी बड़ा अच्छा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है उसमें ना, तो उसमें आप जो है देख सकते हो। अब इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा मैं, और कोशिश करेंगे, अभी कितना हो रहा है, 20 मिनट्स के अराउंड में जितने भी क्वेश्चंस ले पाऊंगा वो तो देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अवॉइड करना, क्वेश्चंस पूछना, अदरवाइज मैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसके बाद है गुड मॉर्निंग, सबका हो गया। मैं मार्केट इज पॉजिटिव। आप अपने क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर लो, क्योंकि 20 मिनट्स ले पाएंगे, 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। वीडियोस बड़े लंबे हो जाते हैं, तो कोई देख रहा होता तो लगता है पता नहीं क्या 1.5 घंटे क्या बात हो रही है। मार्केट इज सिमरप्रीत सिंह, market is positive but still not enough good stocks on the screener to trade। मैंने आपको बोला अभी सिमरप्रीत, अगर आप लास्ट और आज के वीडियो कंपेयर करोगे ना, आज 3 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं जो आज हमने बात करा, और लास्ट में 3 to 4 थे, तो 6 to 7 स्टॉक तो हैं आपके पास अभी वॉच लिस्ट वाले। प्रॉब्लम ये है, नहीं प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चीज ये है कि कई सारे स्टॉक में ना अभी बाइंग लेवल पे हैं, क्योंकि मिड कैप्स जो है ना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे मार्केट चले गया है, बट मैं काफी सारे लोगों को जानता हूं जिनका ना पोर्टफोलियो 15-20% डाउन है, अच्छे स्टॉक के होते हुए भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइमली एसएल नहीं लिया होगा, या फिर उनका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू हो सकता है। मिड कैप स्टॉक्स अभी भी अच्छे रिजल्ट के बाद भी ना, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छे लेवल पे हैं टू एंटर। हेलो, स्टिल थिंकिंग, नरेंद्र गोयल, गुड मॉर्निंग। अमन झा, इट इज लाउड एंड क्लियर। अच्छा, इट्स अबाउट माई वॉइस। धनेश्वर कुमार सिंह, सर टेक्निकल को थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए प्लीज। धनेश्वर, मैंने आपके साथ ज्वाइन करने से पहले बोला है मैंने, मैं टेक्निकल कभी भी ना ये मत सोचा करो कोई कोई ऐसा टेक्निकल है जो आपको परफेक्ट बाइंग सेलिंग दे देगा। अगर ऐसा ढूंढ रहे हो ना, वो मिलेगा ही नहीं कभी, मुझे तो आज तक मिला नहीं, 15 साल हो गए मेरे को। और जो मैंने 3 टेक्निकल बोला है वो तो बोला है, दो चीजें मैं और आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना नेक्स्ट वाले उसमें देख लेंगे। एक तो एमएसीडी क्रॉस को देखा करो, एमएसीडी लगा लो, डेली बेसिस पे देखना, उनको देखा करो, क्योंकि आप लोग ना जब आप ईएमए पे देखते हो ना, आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि ईएमए लेवल पे ना बाइंग है या सेलिंग, मतलब बाइंग करें या नहीं करें, है ना। बट एमएसीडी अगर क्या होता है, एमएसीडी में क्या अच्छी चीज है ना, वो होता तो ईएमए बेसिस पे ही बना हुआ होता है, बट उसमें जब क्रॉस आता है ना, तो आप फिर ये कर सकते हो। इसमें क्रॉस करा है एमएसीडी सिग्नल लाइन, एंड एबीसीडी लाइन जब क्रॉस करता है ना, तो वो बाय बुक वही बोलते हैं कि बाइंग लेवल है, तो वहां पे आप इनिशिएट कर सकते हो विद 8 to 10% लॉस का। राजू कुमार, गुड मॉर्निंग। राहुल अरोड़ा, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल सर। राहुल जी, पक्का करेंगे हम, मैं उसमें कवर करूंगा अपने पुराने वाले 3,
स्ट्रैटेजी, टेक्निकल और बट हाँ, मैं अभी वाले स्टॉकों का नहीं बोलूंगा, मैं पुराना ही बोलूंगा। अगर आपको लगता है ना कि कुछ स्टॉक को हमें देखना चाहिए लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, तो मुझे लास्ट क्वार्टर का आप मुझे कमेंट्स पे लिखना किन स्टॉकों को आप टेक्निकली, मेरा व्यू क्या होता है देखने के लिए। क्योंकि मेरा क्या होगा ना, मैं तो वो भी स्टॉक बता सकता हूँ जो बहुत अच्छा करा था, मैं बोलूंगा देखो यहाँ बाय आया था, सेल आया था, है ना, वो तो बहुत ईजी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखना, 8 से 10 स्टॉक लिखो मुझे, उसको मतलब अगर आप ज्यादा भी होंगे ना, उनमें से मैं 6-7 उठा लूंगा या 8 उठा लूंगा, उन्हीं पे ही ये पांचों टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। माई 3 इंडिकेटर्स जो मैं यूज करता हूँ, और सुपर ट्रेंड हम यूज करेंगे, और अ, उसको यूज करेंगे हम, एमएसीडी को, है ना। तो आप लोग कमेंट्स पे लिखना, मैं उन्हीं में से उठाऊंगा, मेरा कोई स्टॉक नहीं होगा, आपके वाले स्टॉक में होंगे। शर्त यही है कि वो लास्ट के दो क्वार्टर में से ना ही होना चाहिए स्क्रीनर वाले स्टॉक। अगर किसी को नहीं पता लास्ट के दोनों क्वार्टर में, किसी एक वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो लास्ट क्वार्टर का भी किसी वीडियो में मिल जाएगा, उससे लास्ट क्वार्टर में मिल जाएगा। ओके। सुनील पी, सर थायरो केयर का ब्रेकआउट हो गया है, वेरी वेरी गुड। और थायरो केयर लास्ट क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में भी था। और ये कोई नहीं बोलेगा आप में से कि थायरो केयर ने एंट्री का वो नहीं दिया। एंट्री का दिया है उसने, आप जाके डिटेल में देखो, बैक टेस्ट करके उसने 2-3 बार जो है ना, ज्यादा 3-4 बार ना, है ना, उसने एंट्री के वो दिए हैं सिग्नल्स, एंट्री के उस लेवल पे आया है। बट आप लोगों ने नहीं करा होगा, डर है। ऑब्वियसली डर लगता है सबको, मेरे को भी डर लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे भी पता चल जाता है यहाँ से तो बिल्कुल बाउंस कर जाएगा, यहीं पे ले लेता हूँ, पर वो कोई नहीं पता लगा सकता है, कोई बता रहा है तो झूठ ही बोल रहा है आपको। पर मैंने देखा है उसमें कि एंट्री लेवल पे आया है कई बार, तो आप लोग ये मत सोचो कि नहीं आया था करके, काफी सारे काफी बार जो है उसने ना एंट्री का वो दिया है आपको। स्वीटी वर्बा, फेक ब्रेकआउट के बारे में बताएं प्लीज सर। मैं एक चीज ब्रेकआउट वाले स्टॉक के बोलता हूँ। अगर मान लो कोई स्टॉक ब्रेकआउट मारता है ऑल टाइम हाई का, मैं बुक में ना, मेरा 2 चैप्टर है इसी से रिलेटेड, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के स्टॉक्स, 2-3 चैप्टर हैं उसमें, कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें। मोस्टली 80% जो स्टॉक होता है, जो स्टॉक्स हाई हाई ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं ना, वो सस्टेन नहीं करते। कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो सस्टेन करते हैं? तो मैंने पुराना जब बैक टेस्ट किया, तो मैं मुझे ये मतलब आइडिया लगा कि वो स्टॉक जो फंडामेंटली अच्छे है ना, वो अगर ब्रेकआउट मारते हैं ना, वो फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर आपने फंडामेंटली देखा नहीं, खाली जाके आपने टेक्निकली देख लिया, क्योंकि कई सारे स्क्रीनर हैं जिसपे आप डाल दो कि ऑल टाइम हाई कौन सा ब्रेकआउट, तो कम से कम 200 स्टॉक आ जाएंगे। तो अब सारे क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे। उनमें से जो फंडामेंटली अच्छा होगा ना, वही ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा। अब मान लो आप, हमारे स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, हम फंडामेंटल से जाते हैं किस पे? टेक्निकल पे। आप अगर टेक्निकल से आओगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल में 200 कंपनीज आ जाएंगे। अब 200 कंपनी का जाके फंडामेंटल देखो। ये अपने वाले स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हम फंडामेंटली देखते हुए जा रहे हैं, तो हमें कोई लग रहा है फंडामेंटली बहुत अच्छा, वो ब्रेकआउट मार रहा है ना, मोस्ट लाइकली, 100% कोई चीज नहीं होता, वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है। आप कभी भी ना ट्राई कर लेना, लास्ट के 2 क्वार्टर्स के स्टॉक को देखना, उसमें जिन्होंने रिजल्ट बहुत अच्छा डिक्लेयर किया और वो ब्रेकआउट मारे तो सस्टेन करे। तो फंडामेंटल बहुत जरूरी होना चाहिए ब्रेकआउट के लिए। वॉल्यूम के साथ ना कई बार ऑपरेटर प्ले कर लेते हैं, क्योंकि सबको एक पढ़ाया गया है बुक में और यूट्यूब के जो ज्ञानी लोग हैं, कि अगर ब्रेकआउट होता है और वेरी हाई वॉल्यूम के साथ ना, तो वो सस्टेन कर जाएगा। नहीं होता है ऐसे। आप देख लो कई सारे स्टॉक आपको ऐसे मिल जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट मारा, नहीं हुआ। तो अगर तुम उस तरह की चीज को ट्रेड करते हो, तो आप फिर एसएल के साथ ट्रेड करो, 8% एसएल लूंगा मैं, उसके बाद में एग्जिट कर जाऊंगा, वो तो एक तरीका है। बट ये मत सोच के चलो कि ब्रेकआउट मार लिया हाई वॉल्यूम के साथ तो 100% ये बढ़ेगा। सबको ये चीज पता है ना। मुझे भी पता है, आप सबने भी पढ़ रखा है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ तो हो जाएगा। मैंने बुक में, जो मैंने अपने लिखे हैं, उस बुक में कहीं नहीं लिखा है मैंने कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ जो है काम करता है।
मैंने बात ही नहीं करी उसके बारे में, है ना। क्योंकि वॉल्यूम का मैंने देख लिया, वॉल्यूम का है बहुत बड़ा रोल होता है, मैंने अभी बोला आपको वॉल्यूम को देखना चाहिए। पर जो ऑल टाइम हाई के पास जो वॉल्यूम होता है ना, वो मैनिपुलेशन हो सकता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा उसको अवॉइड करता हूँ। कोशिश करा करो, अगर कोई ब्रेकआउट होता है फंडामेंटली आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप एक छोटा सा इनिशिएट कर सकते हो, 50% ऑफ कैपिटल ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल। उसके बाद जो है ना, उस पे अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट तो हो गया, आप सस्टेन भी कर रहा है, तो आपने और 50% कैपिटल डाल दो। अमन झा कुछ लिखा है, सेम आता है, मुझे पता नहीं चल रहा है। टॉक्स आप लिख लो दोबारा प्लीज। उसको लेटेस्ट लिस्टेड कंपनी इन आईपीओ। अमन झा आईपीओ से दूर रहो यार, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक में ज्यादा आईपीओ में क्यों करना है। बट हाँ, लेंस कार्ट का हो गया, मुझे ट्रैक ही नहीं करा, मैं थोड़ा ऑफिस में बिजी था। अब होगा या नहीं होगा आप देख लेना। मेरा लेंस कार्ट को लेके बहुत अच्छे व्यूज नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हो, मिलता है और गलती से आपको लिस्टिंग गेन मिल गई ना, उसी दिन एग्जिट कर लो। मार्केट एनालिसिस, और कोई स्टॉक रिजल्ट से पहले भागे और रिजल्ट आने के बाद गिरे, अच्छे रिजल्ट होने के बाद भी, और गिरते वक्त अच्छी एंट्री हो तो ले सकते हैं क्या। देखो मैं इसी में बता रहा हूँ कि अगर रिजल्ट आने से पहले भाग गया है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ लोगों को पता है रिजल्ट अच्छा आने वाला है ना। तो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। जब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो करेक्ट होगा, एक लेवल पे आएगा, कहीं ईएमआई वगैरह पे आएगा। बट ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, वो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है लेने के लिए, है ना। आपने फंडामेंटली आपने अपने हिसाब से देख लिया है ना। अब किसी ने कितना फैक्टर इन करा अलग बात है। अब क्या हुआ, 200 पे स्टॉक था, रिजल्ट से पहले 220 हो गया, रिजल्ट आया करेक्ट हो रहा है, 210 आ गया या 208 आ गया, 200 आ गया, तो एंटर करो आपको, क्योंकि रिजल्ट अच्छा लगा तो आपके लिए तो अच्छी चीज है ना कि आ गया करके। दूसरा क्या कि रिजल्ट से पहले तो है क्या हो रहा था, गिर रहा था। दूसरा ऑप्शन शायद यही लिखा है आपने, रिजल्ट से आने से पहले गिर रहा था, रिजल्ट आया और गिर रहा था, मतलब हाई वगैरह से काफी नीचे है। रिजल्ट आया 14% बढ़ गया मान लो, या 15% बढ़ गया, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा लग रहा है और एक लेवल पे है, प्रीवियस हाई के लेवल पे, बिल्कुल एंट्री बनता है उसमें। तो दोनों के ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में क्या होगा कि आपको मौका दे रहा है वो लेने के लिए रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पहले से ही वो नीचे है, रिजल्ट अच्छा आ गया, तो सब लोग तो नहीं घुस पाए हैं और मोस्टली लोगों को नहीं पता है, तो उस टाइम पे 5-6% पे अगर ठीक लेवल पे मिलता है बढ़ने के बाद भी, तब भी एंट्री ले सकते हैं। बट हाँ, एसएल को जरूर फॉलो करना है। सुमित कुमार, गुड मॉर्निंग, थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई नॉट स्टॉक अबाउट 30,000 करोड़ मार्केट कैप, लाइक समथिंग लाइक जीआरएसी। जीआरएसी देखो ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30,000 के ऊपर, मतलब मान लो कोई एक ऐसा है 35,000 है, बट उसमें मूवमेंट अच्छा है, रीजन क्या है मेरे को उसमें डालने का कि 20,000 तक या 30,000 तक, कि जितने भी लार्ज कैप टाइप के स्टॉक होते हैं ना, जिनके लार्ज कैप कब बनता है, स्टोरी ना मोस्टली ओवर हो जाता है तब वो बनता है जाके, है ना। तब ना इतने ट्रेंडिंग नहीं होते स्टॉक। मिड कैप में ना हम अपॉर्चुनिटीज, जो मिड कैप वाले लार्ज कैप बनने वाले हैं ना, उन स्टॉकों को हम ट्रैक कर रहे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो हम उसमें एक टाइमिंग तो नहीं बोलोगे उसको, हम उस वाले पीरियड को जो है हम बुलाना चाहते हैं, है ना, उस टाइप का है। तो अब मान लो 31,000 करोड़ का है, आपको लिख रहा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है और ट्रेंडिंग भी है, ट्रेंडिंग अच्छा करता है, तो आप ले सकते हो। 35 करोड़, 35,000 करोड़ का भी ले सकते हो। 50-50 के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जाना, 20-30 तक आप देख लिया करो। हाँ, आप एक बार 40 करके देख लो, मुश्किल से 2-3 और स्टॉक होंगे, बट उनको देखो, अगर ट्रेंडिंग होगा तो आप उसको कर सकते हो। दीपक शर्मा, प्लीज शेयर कंप्लीट वॉच लिस्ट। ये आपको जो बोला ना मैंने, देखो मैं वॉच लिस्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि एक लीगल ओपिनियन मैंने लिया था, मैं पहले लिखता भी था कि मेरा वॉच लिस्ट का स्टॉक है। मतलब बोलता था मैं ट्विटर पे भी और यहाँ पे भी, वो भी ना इंड्यूसमेंट होता है। तो अब क्योंकि आप लोग भाइयों और बहनों जो आप मुझे फॉलो करते हो या जहाँ पे भी कनेक्टेड हो, आपको लगेगा कि वॉच लिस्ट स्टॉक है ना, तो आप थोड़ा इंड्यूसमेंट ही मान लो उसको, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा तो आपको लगेगा अच्छा है इसको ले लेते हैं करके, इस वजह से मैं नहीं लिखता। बट मैं जब एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ ये स्टॉक जो है अच्छा फंडामेंटली है, तो इसको आप रख सकते हो वॉच लिस्ट में। पूरा ऐसे कोई लिस्ट बना के देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है।
वीडियो में आपको बताता हूँ, मुश्किल से आधे घंटे का वो वाला एनालिसिस वाला पार्ट होता है, आप देख लो उसमें ना। जो मैं बोलता हूँ कि अच्छा लग रहा है, अच्छा है, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं करके, तो आप कर लेना। HBL इंजीनियरिंग लुकिंग गुड बट मार्केट कैप इंक्रीजेस। मार्केट एनालिसिस, HBL इंजीनियरिंग अच्छा स्टॉक है, रिजल्ट के बाद मैं जानता हूँ उस स्टॉक के बारे में। रिजल्ट के बाद बढ़ गया ये अच्छा खासा, फिर नीचे करेक्ट हुआ, और लास्ट वीक शायद 6-7% बढ़ा है। लास्ट वीक नहीं, लास्ट फ्राइडे। तो ठीक है, फंडामेंटली भी ठीक है, बस हाँ, हो सकता है आपकी बात सही हो कि उसकी वजह से नहीं आ रहा हो, मार्केट कैप की वजह से। मैं एक बार चेक कर लूंगा, मैं कमेंट में डालता हूँ इसको। सिमरप्रीत, सवाल थोड़े से। बुक्ड प्रॉफिट इन थायरोकेयर, अच्छी बात है, गुड। बट व्हेन यू वेंट टू री एंटर अगेन, और इज इट गुड टू री एंटर इन सच स्टॉक विच आर ऑलमोस्ट ऑल टाइम है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, री एंट्री भी कर सकते हो, 10 EA वाला एंट्री आप, चलो कोई बात नहीं, री एंट्री की पॉसिबिलिटी बिल्कुल आएगी। आप बस उसके पीछे मत भागो, आप उसको छोड़ दो। अगर आपको ऐसे बिल्कुल रहा नहीं जाता ना, वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ दो उसको, और उस पे ना वो लगा लो कि इस वाले EMA पे आएगा ना, नोटिफिकेशन आएगा, काइट पे है ना, जीरोधा में भी है, ट्रेडिंग व्यू में भी है, तो उसमें डाल दो। जब वो आएगा तब आप ले लेना। बट उससे डालने के बाद आपको ये रहेगा, नहीं मुझे देखना नहीं, क्योंकि जब देखते रहोगे ना, तो मन करेगा कि भैया पता नहीं क्या मिस हो गया, डबल ट्रिपल ना हो जाए करके। गुड इंसाइट, थैंक यू, कीप योर सजेशन इन माइंड, स्वीटी वर्मा, थैंक यू। अच्छा, अमन झा, समझ गया। ये जो, क्योंकि मैं IPO ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ ना, तो मुझे वो नहीं पता चलता। इनका कहना है श्रीनगर मंगलसूत्र वाली जो कंपनी है वो लेटेस्ट IPO का स्टॉक है, इसलिए नंबर्स कम है। बट ये जब TRHP बोलते हैं ना, वो जब फाइल किया होगा ना, उसमें पुराने क्वार्टर के नंबर्स होंगे और एनुअल नंबर्स होंगे। IPO का मैं उसकी मना कर रहा हूँ, जो सबके देखा देखी पूरी दुनिया में बात चल रही है कि ये वाला IPO आने वाला है, ये वाला IPO आने वाला है, उसको मैं अवॉइड करने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि तुम नहीं पता लगा सकते कि इसको ओवर वैल्यू कर रहे हैं या कोई, अगर वैल्यूएशन का कोई एक मैट्रिक्स होता ना, तो हर कोई उसी को देख के कर लेता। ऐसा कुछ है नहीं, सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। आई वॉज बीइंग एनालिस्ट पहले मेरी जो वैल्यूएशन की रेटिंग होती थी ना, वो अलग होती थी, दूसरे का अलग होती थी। हम US कंपनीज के लिए करते थे, बाद में जाके मीडिया कंपनी इन सब के करते हैं। तो सारे एनालिस्ट का ना वैल्यूएशन का जो वैल्यू होता है ना, सबका अलग अलग होता है। वैल्यूएशन का तो कोई ऐसा वो है नहीं। और IPO में अगर आपको कोई टीवी में बोल दे रहा नहीं ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, बिल्कुल नहीं सुनना उनकी बात। थोड़ा सा लिस्ट होने तो देखते हैं ना, कुछ दिन करने में इतने सारे स्टॉक है यार, इसमें कर लो। तुम्हें क्वार्टर में 10 स्टॉक चाहिए होते हैं, 10 स्टॉक मिल जाते हैं तुमको, 10 नहीं तो 8 मिल ही जाते होंगे, 8 पे कर लो। बट वही है कि सब में, सबके अंदर मुझे पता है आप सब टेक्निकल के बारे में क्यों बोलते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ। क्योंकि आप देख ही नहीं पाते हो कि बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और तुमने लिया नहीं। वो पेशेंस नहीं है ना? अगर आप ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम है। हम्म, निशांत पवार, एनी व्यू ऑन ट्रांसरेल लाइटिंग? अच्छा स्टॉक है। गुड रिजल्ट हो, नहीं बढ़ रहा हो, तो हमारे लिए, तुम मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए गुड रिजल्ट है तो बढ़ नहीं रहा, कुछ गड़बड़ होगा, तुम इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो सारे। एक तो देखो, उसको ऐसे देख लो, ट्रांसलेट को मैं जानता हूँ क्योंकि इतने सारे कर चुका हूँ मैं, तो नाम याद है मुझे। उसका रिजल्ट शायद लास्ट क्वार्टर या लास्ट टू लास्ट क्वार्टर अच्छा था। इस क्वार्टर का मैंने देखा नहीं, जिस तरीके से मैंने देखा ना, आप देख लेना। अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं और गिर रहा है, तो इसका मतलब ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका था उसका। दूसरा है कि अगर किसी प्रीवियस हाई वाले लेवल पे आता है ना, तो उसको आप देख सकते हो। और कुछ है सवाल, कहाँ गए? 30 स्टॉक आ रहे हैं, धनेश्वर कुमार सिंह। मैंने अभी देखा जो कितने आ रहे हैं, एक सेकंड रुकना, ये स्क्रीनर वाला जो इशू है ना, मैं उसको देखता हूँ क्या सबका अलग अलग क्यों आ रहा है। और अगर सबका अलग आ रहा है तो मेरा वाला सेव कर लो, इसमें 25, अच्छा सॉरी, सेकंड पेज पे तो गया ही नहीं मैं। 5 और हैं, सॉरी, वो देखना है। गैब्रियल, ओके।
गैब्रियल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत जल्दी देखूंगा मैं बता देता हूँ कैसा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये सब ठीक है। टेक्निकली बहुत अच्छा है ये, और ये थोड़ा मौका कम देता है, 10 ईएमए के आसपास देता है, मतलब अपना जाना पहचाना स्टॉक है तो देख लेना इसको। और सेल्स हाईएस्ट है, ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक है, नेट प्रॉफिट ठीक है। अच्छा तुमने बता दिया, ये भी कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीक नहीं रहेगा, ये हाईएस्ट है। फंडामेंटली एनुअल क्वार्टरली ठीक है, थोड़ा सा जल्दी देखूंगा मैं। और कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं, होल्डिंग सबके ठीक है। और क्या है इसमें, कैश फ्लोज पॉजिटिव है, बोरोइंग वगैरह देख लिया हमने। गुड स्टॉक है ना, फंडामेंटली भी अच्छा, टेक्निकली भी अच्छा। दूसरा है ओसवाल पंप्स। आजकल पंप के बारे में बात, ये मैं टेक्निकली अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको आई अवॉइड। और आप आ जाओ सूर्या रोशनी, ये इसका क्या है मैं पहले ही बता देता हूँ डिस्कशन से पहले। नंबर्स अच्छे आते हैं इसके, मूव नहीं करता है तो विल अवॉइड, बट फिर भी देख लेते हैं, मैक्स करके देख लो। ये एक जगह पे पड़ा हुआ है, 2023 के लेवल पे है, ये रिजल्ट अच्छा आता है पर परफॉर्म नहीं करता। अब ये देखो इसमें सीजनैलिटी तो है, 1600 अगर आप देखते हो, उससे पहले भी ना अच्छे अच्छे नंबर हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो विल अवॉइड दिस। हाईएस्ट तो नहीं है, इवन सीजनैलिटी होते हुए भी। अटलांटा इलेक्ट्रिक के नंबर्स बड़े कम हैं, बट हाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे तो 950 के आसपास है, क्वार्टरली अच्छा नहीं है। सीजनैलिटी चेक कर लेते हैं एक बार। सीजनैलिटी है इसमें क्योंकि जून से सितंबर का कम होता है, बट इसमें भी बढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा डेटा है, हमें तो पता नहीं है ऐसा, बट हाँ कि अब मार्जिन्स ठीक हैं इसके। एनुअली भी ठीक है, डेटा बहुत कम है, बस एक इस चीज़ का कंसर्न है। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, बोरोइंग ज़्यादा है 362 कंपेयर टू 20% के आसपास यहाँ, बट जो नई कंपनीज होते हैं उनके लिए ये इतना चलेगा, 15 to 20% तक देख सकते हो। कैश फ्लो पॉजिटिव, और प्रोमोटर होल्डिंग 87%, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि बेच ही नहीं रहे हैं, इनको भरोसा ज़्यादा है अपने स्टॉक पे। बट हाँ इसको ये देखना तब जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, इस रिजल्ट का फैक्टर इन तभी हम मानेंगे जब ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा। अभी के लिए तो ना बोलूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा डेटा भी नहीं है और क्वार्टरली लेवल पे ग्रोथ नहीं है, और पता भी नहीं चल रहा सीजनैलिटी है या नहीं है। क्यू पावर तो सबको पता ही है, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पता नहीं क्यों गिरा है, देख लेते हैं एक बार। क्वार्टरली सेल्स हाईएस्ट है, और टेक्निकली तो आपको पता ही अच्छा, बट हाँ इस लेवल पे आ गया है, ये कौन सा लेवल है ये, 883, और अभी कितना है 825, इस वाले रेंज पे ही अच्छी चीज मानी जाएगी, क्योंकि पहले मिल नहीं रहा था, सबको ये प्रॉब्लम थी, बहुत बढ़ गया बहुत बढ़ गया। अब यहाँ पे आए, बस ये कि रिजल्ट्स कैसे हैं वो देखना पड़ेगा। सितंबर का हाईएस्ट है, मार्जिन स्टेबल है, और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट क्यों नहीं है, रीजन क्या है, 16, अच्छा टैक्स की वजह से है, जो 21% 16% है, बस इसको हाईएस्ट माना जाएगा। अगर 16% होता तो ये 37 से तो ज्यादा होता। और एनुअल भी हाईएस्ट है, एनुअल सारे नंबर्स ठीक हैं, जो हम चीजें देखते हैं सब ठीक है। 100 कैश फ्लोज पॉजिटिव, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, तो ये तो अब मैंने लास्ट क्वार्टरों से हम उसको देखते आ रहे हैं, इसके नंबर्स ठीक हैं, कंसिडर कर सकते हैं इसको। बस ये है कि आप लोगों को उसको क्या करना है, टेक्निकली देखना है। थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और लूंगा, उसके बाद हम लोग जो है एक दो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अगर और हैं तो लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट अप करते हैं। इसने मुझे बताया ये धनेश्वर कुमार, थैंक यू बताने के लिए, तभी हम थोड़े से कर पाए बचे हुए स्टॉक्स। E-Pack 5 I missed earlier at 10 EMA but ran away almost 30%. It is also a new listed company too, now again giving re-entry, so can be considered. देखो E-Pack का ना थोड़ा नया भी है वो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसके। अगर आपको ये लगता है, मतलब मैं टेक्निकली आपको नहीं बता रहा हूँ, आप एक चीज देखना इसका, सभी को मैं बोल रहा हूँ सिमरप्रीत, कि अगर ना 2 या 3 बार पिछले
टाइम 10 EMA पे वो बाउंस मारता है, तो आप बिल्कुल उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। और अगर 20 पे बाउंस मारता है तो 20 में कर सकते हो। बट ये नहीं है कि आप ये समझ के चलो कि 10 पे तो बाउंस मारेगा ही मारेगा, और एसएल फॉलो ना करो। एसएल फॉलो करना है। 10 पे छोटा सा अगर ग्रीन कैंडल आ जाए ना, तो आप उस पे एंट्री ले सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, नॉट स्पेसिफिक टू दिस ई पैक फैब जो है स्टॉक का। कभी भी पुराना 2-3 बार देखना, 10 पे ईएमए पे बाउंस मारता है, 10 पे आ गया तो वहां पे एंट्री ले लो, 20 पे मारता है 20 पे ले लो। क्विटी वर्मा गैब्रियल का फंडामेंटल अच्छा है, बढ़िया है। आपने बट वीक मंथली रिटर्न नेगेटिव है, हाँ ये अलग बात है, बट फंडामेंटली बहुत अच्छा है, ये ध्यान ध्यान रखना। गैब्रियल का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, मैं ये बोल रहा हूँ सबको। बट आप टेक्निकली देख के लेना है उसको, ये नहीं, क्योंकि वो मौका बहुत कम देता है गैब्रियल। बहुत आता है, ज्यादा से ज्यादा 10 तक आता है, मुझे टेक्निकल याद है इसका। 10 तक आएगा फिर चला जाता है, फिर 10 तक आएगा फिर चला जाता है। दोबारा आएगा तो विद SL 8 to 10% आप कर सकते हो। और आपका 10% ऑफ कैपिटल है, उसका 8% कट भी जाता है तो क्या ही जाएगा, 1.5% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। बट हाँ, अगर सही से सही फंस गया, बहुत अच्छा 30% रिटर्न दे सकता है, 20-30%। बट हाँ, मैं ये मत बोलना कि मैं ये मत सोचना कि गैब्रियल को मैं बोल रहा हूँ बाय कर लो, बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप सेटअप के हिसाब से लेना। बाय सेल जितने भी हमने स्टॉक डिस्कस करे, किसी को भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं मानना। अपने जो टेक्निकल्स हैं खुद वाले फॉलो कर लो। आज मैंने दोनों का और नाम लिया, थोड़ा सा जब आपको टाइम मिलता है बिटवीन द वीक, एमएसीडी ट्राई करना इन्हीं स्टॉक्स पे, कि एमएसीडी जो है कि क्रॉस हुआ था तो क्या हुआ, उसको ट्राई करके मुझे नाम बताना, मैं उसको फिर करूंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है मोस्टली मैंने क्वेश्चंस बता दिए, थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीक सेम टाइम, एवरी सैटरडे 11 AM जो है हम लोग इस तरह से करा करेंगे। कुछ आपका आपका क्वेश्चन है, अगर मैंने मिस कर पाया, अगर मिस कर गया हूं तो आप कमेंट्स में लिखना, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।